चैप्टर 11 बैड टेम्पर्ड खरगोश। दुर्गा अब अपनी पढ़ाई में लग गई थी। वैसे शांत और बेफिक्र होकर बैठी थी जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। पूरी क्लास ये देखकर हैरान थे। लोग ज्यादा हैरान इस बात से थे कि मिड टर्म एग्जाम आने वाले थे और दुर्गा के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि हर बार तो एग्जाम से पहले दुर्गा बहुत परेशान हो जाती थी। लेकिन इस बार दुर्गा को कोई टेंशन ही नहीं थी, वो तो बस बेफिक्र होकर किताब पढ़े जा रही थी। दुर्गा को किताब पढ़ते हुए लगभग पूरा दिन हो गया। उसने प्रोफेसर्स की बात पर भी ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ अपनी किताब पढ़ती रही। प्रोफेसर्स भी उसे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि सबकी नज़र में वो बेवकूफ़ थी। दुर्गा को पढ़ते देखकर अब लोगों में बातें शुरू हो गई थी। देखो ना, कितनी अजीब बात है कि दुर्गा सुबह से पढ़ाई कर रही है। अरे छोड़ो यार, वो सिर्फ हार्ड वर्किंग होने का नाटक कर रही है। हम सब जानते हैं कि दुर्गा कितनी बड़ी डम है। अगर वो हार्ड वर्क कर भी रही है ना तो भी वो एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगी। अरे किस बात की पढ़ाई, वो जो किताब पढ़ रही वो तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। दुर्गा सबको इग्नोर करते हुए अपनी बुक में मग्न थी। दुर्गा ने अपने मन में कहा, मेरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में यहाँ पर ट्रेडिशनल लीची क्राफ्ट तो जैसे बिल्कुल खत्म ही हो गया है। यहाँ जड़ी बूटियाँ खरीदना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है और डिकॉक्शन बॉयलर की तो बात ही छोड़ो। गूगल पर सर्च करके भी यहाँ सिर्फ एक ही फार्मेसी मिली है जिस पर सभी तरह की जड़ी बूटियाँ अवेलेबल है, पर इसमें भी मुझे ये नहीं पता कि मेरी ज़रूरत वाली जड़ी बूटियाँ होंगी या नहीं। आज कॉलेज के बाद मुझे वहाँ जाके चेक कर लेना चाहिए। शाम का वक्त। दुर्गा गूगल मैप की हेल्प से फार्मेसी तक आ गई थी। दुर्गा फार्मेसी से थोड़ी दूर खड़ी थी, तभी उसने देखा कॉलेज वाला वो लड़का भी फार्मेसी से बाहर निकल रहा था। दुर्गा जल्दी से उस लड़के की तरफ बढ़ गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ये चाहे जैसा भी हो पर मुझे इससे मुस्कुराकर ही बात करनी होगी क्योंकि ये इस दुनिया में मेरा पहले पेशेंट बन सकता है। दुर्गा मुस्कुराकर बोली, ही तुमने मुझे पहचाना? हम सुबह कॉलेज में मिले थे। तुम यहाँ पर अपनी किडनी की प्रॉब्लम के लिए दवाई लेने आए हो। ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ गया और वो बोला, बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी किडनी बिल्कुल ठीक है। दुर्गा ने उस लड़के को इतना गुस्से में देखकर कहा, अरे तुम्हें तो बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। तुम्हारा लीवर जरूर हीट एंड फायर से ओवरलोडेड होगा, इसलिए तुम इतनी जल्दी इरिटेट हो जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, इसकी वजह से तुम्हारी हेयर लॉस की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। अब वो लड़का और भी ज़्यादा भड़कते हुए बोला, जस्ट शट अप। कॉलेज में मेरा इतना मजाक उड़ाकर तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए तुम फिर से मेरी बेइज्जती कर रही हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो लड़का दुर्गा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाकर उसकी तरफ बढ़ा, पर पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़के ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा तो पीछे शिवाय उसका हाथ पकड़े खड़ा था। शिवाय को वहां देखकर दुर्गा भी सोचने लगी कि वो वहां क्या कर रहा है। शिवाय ने गुस्से में उस लड़के का हाथ दूर झटकते हुए कहा, अभी इसी वक्त दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, वरना यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये सुनकर वो लड़का डर गया और वहां से भागते हुए बोला, मुझे अभी अभी याद आया है कि मुझे ऑनलाइन एक असाइनमेंट सबमिट करना है और एक ऑनलाइन कोर्स की क्लासेस भी है, इसलिए मैं यहाँ से अभी इसी वक्त निकल रहा हूँ। दुर्गा को उस लड़के का ऐसे भागना काफ़ी जाना पहचाना सा सीन लगा। शिवाय ने दुर्गा को देखकर पूछा, तुम ठीक तो हो ना? दुर्गा ने वहाँ से जाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मदद के बदले में मैं आपके ठंडे जहर के इलाज में मदद करना चाहूंगी, पर अफसोस कि मैं अभी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। दुर्गा की ये बात सुनकर शिवाय ने दुर्गा को उसकी बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दुर्गा चौहान, तुम्हें मेरे ठंडे जहर के बारे में कैसे पता चला? शिवाय ने अपने मन में कहा, मेरे ठंडे जहर की बात एक राज है जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने भरोसेमंद लोग ही जानते हैं, तो फिर इस लड़की को कैसे पता चला? दुर्गा ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, मिस्टर राठौर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा इस बात को जानने में कुछ अजीब नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ जो बर्ताव कर रहे वो अजीब है। अगर आप मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते रहे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। शिवाय बोलती हुई दुर्गा के होठों को ही देख रहा था। उसकी नज़र ना चाहते हुए भी दुर्गा के होठों पर जा रही थी क्योंकि उसे बार बार अपने डॉक्टर अमित की बोली हुई बात याद आ रही थी। अगर सिर्फ एक किस से तुम्हारा ठंडा जहर शांत हो सकता है, तो अगर तुम दोनों के बीच किससे ज़्यादा कुछ हो जाए तो हो सकता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। शिवाय ने मुस्कुरा के कहा, तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो? ठीक है, बुला के देख लो। ये कहते हुए शिवाय दुर्गा के बहुत करीब आ गया था। शिवाय दुर्गा के इतने करीब था कि वो उसके दिल की धड़कन तक को सुन पा रही थी।
दुर्गा को शिवाय का इतने करीब आना अजीब लग रहा था। दुर्गा ने उस पर हमला करने के इरादे से अपना हाथ हवा में उठाया, पर शिवाय ने वक्त रहते उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया और पीछे से दुर्गा को पकड़ लिया। शिवाय ने पीछे से दुर्गा के कान के पास कहा, मैं एक ही इंसान से 2 बार मात नहीं खाता। तुम अपने इन छोटे मोटे गेम से मुझे दोबारा धोखा नहीं दे सकती। एक मासूम सा खरगोश बार बार एक भेड़िए को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर दुर्गा ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, ओह रियली, ऐसी बात है क्या? ठीक है फिर। दुर्गा ने अपने मन में कहा, ये आदमी मुझे एक मासूम और डिफेंसलेस खरगोश समझ रहा है, पर इसे नहीं पता कि मैं एक बैड टेम्पर्ड खरगोश हूँ जिसे भेड़ियों को मार गिराना बहुत अच्छा लगता है। ये सोचकर दुर्गा थोड़ा नीचे झुकी है और फिर पीछे घूमकर शिवाय के मेन पॉइंट पर घुटनों से किक कर दिया। ये होते ही शिवाय की आंखें फैल गई और वो दर्द से वही घुटनों के बल बैठ गया। 12 प्योलाओ। शिवाय दर्द की वजह से घुटनों के बल बैठा हुआ था और दुर्गा उसके सामने खड़ी थी। दुर्गा ने हंसते हुए गर्व से कहा, अगर तुम्हें एक ही इंसान से 2 बार मात खाना पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं कि कोई मेरा फायदा उठाए। शिवाय ने दर्द में कराहते हुए अपने मन में सोचा, मैं अब तक ये सोच रहा था कि उस रात इस लड़की को मेरे किसी दुश्मन ने मेरे पास भेजा होगा। इस एंटीडोट थ्योरी को भी मैं कोई प्लान समझ रहा था, पर अब लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। इस लड़की को संभालना तो सच में बहुत मुश्किल है। दुर्गा ने मुस्कुरा के बाय करते हुए कहा, अच्छा मिस्टर राठौर, हमारी बात पूरी हो गई हो तो अब मुझे चलना होगा। दरअसल क्या है ना, मुझे इस फार्मेसी के बंद होने से पहले अपनी जरूरत के हर्ब्स जड़ी बूटियां ढूंढने। ये कहकर दुर्गा वहां से जाने लगी। पीछे से शिवाय ने घुटनों के बल बैठे हुए ही कहा, रुको, मैंने अभी जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो अपनी गलती का प्रायश्चित करने का। ये सुनकर दुर्गा रुक गई। कुछ घंटे बाद शिवाय के 10-15 आदमी देश विदेश की तरह तरह के कीमती हर्ब्स लेकर दुर्गा के सामने खड़े थे। इन चीजों को देखकर दुर्गा के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। दुर्गा खुशी से चहकते हुए बोली, थैंक यू सो मच इन सब चीजों के लिए। तुम फिक्र मत करो, मैं ये सारी चीज फ्री में नहीं लूंगी। इन सभी हर्ब्स के बदले में मैं तुम्हारे ठंडी जहर का इलाज करूंगी। आखिरकार तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है तो ये तो करना बनता है। शिवाय ने दुर्गा को देखकर पूछा, क्या तुम मेरी ठंडे जहर को रिमूव? दुर्गा ने बिना किसी हिचकिचाहट के हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, करने के लिए कुछ भी करोगी। शिवाय ने दुर्गा को हैरानी से देखते हुए सोचा, क्या इस लड़की को जरा भी अंदाजा है कि ये किस चीज के लिए हाँ कह रही है? शिवाय ने मुस्कुरा के दुर्गा से कहा, वेल थैंक यू देन। दुर्गा को वाकई अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज के लिए हाँ कह रही थी। दुर्गा इस समय सिर्फ एक ही चीज सोच रही थी कि ठंडा जहर वो जहर है जिसका एंटीटोड उसके गुरु तक नहीं बना सके, लेकिन अगर वो खुद इस एंटीटोड को बना सकी तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दुर्गा ने सभी हर्ब्स को अपने साथ लिया और वहां से जाते हुए बोली, मिस्टर राठौर, अब मुझे जाना होगा, बहुत देर हो चुकी है। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी आपके इलाज के लिए। बाय। ये कहकर दुर्गा वहां से चली गई, पर दुर्गा के जाने के बाद भी शिवाय की नजरें उसी रास्ते पर जमी हुई थी जिससे दुर्गा गई थी। तभी अमित भी वहां आ गया। अमित वहां आकर शिवाय से बोला, अब उस रास्ते को घूरना बंद भी ग्रेटर देन करो, उसे जाए हुए बहुत देर हो चुकी है। शिवाय ने अमित को देखकर कहा, तुम कह रहे थे कि उस लड़की के करीब आने से मेरा ठंडा जहर का असर कम हो जाता है। क्या तुम इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हो? अमित ने कहा, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा? सरटी भी तभी मिल पाएगी ना। शिवाय ने अमित के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे एक बार ये भी ट्राई करके देख लेना चाहिए। ये सुनकर अमित ने हैरानी से कहा, शिवाय सिंह राठौर, क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए एक खूबसूरत जवान और मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हो? देखो, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए दोस्ती के नाते मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानूनन गुनाह है और मैं तुम्हें कानून नहीं तोड़ने दूंगा। शिवाय ने कहा, ओह शट अप यू इडियट, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि क्या प्यो लाओ अभी भी यूरोप में है? अमित ने कहा, प्यो लाओ? तुम्हारा मतलब है वो अंगूठी जो तुम्हारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और तुम्हारे दादाजी ने जिसे प्यो लाओ नाम दिया था जब उन्होंने वो अंगूठी तुम्हारी दादी को दी थी। तुम्हारी दादी के बाद तुम्हारे पापा ने उसे तुम्हारी माँ। ये कहते हुए अमित की आवाज धीमी होती गई और वो चुप हो गया। शिवाय अमित को ऐसे देख रहा था जैसे उसने उसका कोई पुराना जख्म कुरेद दिया हो। अमित ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया।
तुम उस अंगूठी के बारे में पूछ रहा हूँ, इसका मतलब तुम शादी। शिवाय ने मुस्कुरा के कहा, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम। मुझे नहीं लगता कि अपने इलाज के लिए मैं इससे बेहतर कोई कीमत दे सकता हूँ। मैं इलाज के इस तरीके को जरूर आजमाऊंगा और इसका जो भी अंजाम होगा उसके लिए भी मैं पूरी तरह से तैयार रहूंगा। चौहान मेंशन गार्डन। दुर्गा गार्डन में एक बेंच पर बैठी हुई एक किताब पढ़ रही थी। वो इस दुनिया और यहाँ की मेडिकल साइंस को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ लेना चाहती थी। तभी मालिनी भी अपनी 2 सहेलियों के साथ उस गार्डन में आ गई। मालिनी और उसकी सहेलियां दुर्गा को देखकर उसकी तरफ बढ़ गई। दुर्गा को पढ़ते देखकर मालिनी ने अपनी सहेलियों से कहा, देखो तो जरा उसे, अब वो पढ़ाई करने का नाटक कर रही है। मालिनी ने दुर्गा की बेंच के पीछे खड़े होकर कहा, डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन दिस बुक? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि किताब में क्या लिखा है? मालिनी की एक सहेली बोली, आई डाउट दैट। मुझे तो शक है। दूसरी सहेली बोली, आई थिंक शी कांट इवन अंडरस्टैंड अस। मुझे तो लगता है ये हमें भी नहीं समझ सकती है। दुर्गा ने मालिनी की बातें सुनकर सोचा, लगता है जब से इसकी पब्लिक में इमेज खराब हुई है तब से इसने मासूम होने की एक्टिंग छोड़ दी है। कोई बात नहीं, मुझे इसे इसकी भाषा में समझाना अच्छे से आता है। दुर्गा ने मुस्कुराकर मालिनी और उसकी सहेलियों को देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या कह रहे हो। दरअसल क्या है ना, हम आम इंसानों को कुत्तों का भौंकना समझ नहीं आता है, इसलिए मुझे भी तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। ये सुनकर मालिनी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। दुर्गा गार्डन में एक बेंच पर बैठी हुई एक किताब पढ़ रही थी। वो इस दुनिया और यहाँ की मेडिकल साइंस को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ लेना चाहती थी। तभी मालिनी भी अपनी 2 सहेलियों के साथ उस गार्डन में आ गई। मालिनी और उसकी सहेलियां दुर्गा को देखकर उसकी तरफ बढ़ गई। दुर्गा को पढ़ते देखकर मालिनी ने अपनी सहेलियों से कहा, देखो तो जरा उसे, अब वो पढ़ाई करने का नाटक कर रही है। मालिनी ने दुर्गा की बेंच के पीछे खड़े होकर कहा, डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन दिस बुक? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि किताब में क्या लिखा है? मालिनी की एक सहेली बोली, आई डाउट दैट। मुझे तो शक है। दूसरी सहेली बोली, आई थिंक शी कांट इवन अंडरस्टैंड अस। मुझे तो लगता है ये हमें भी नहीं समझ सकती है। दुर्गा ने मालिनी की बातें सुनकर सोचा, लगता है जब से इसकी पब्लिक में इमेज खराब हुई है तब से इसने मासूम होने की एक्टिंग छोड़ दी है। कोई बात नहीं, मुझे इसे इसकी भाषा में समझाना अच्छे से आता है। दुर्गा ने मुस्कुराकर मालिनी और उसकी सहेलियों को देखते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या कह रहे हो। दरअसल क्या है ना, हम आम इंसानों को कुत्तों का भौंकना समझ नहीं आता है, इसलिए मुझे भी तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। ये सुनकर मालिनी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। अगर आपको स्टोरी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब